हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइच ट्यूटोरियल्स। तो भी आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड 10th के सब्जेक्ट साइंस 2 के लेसन नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के पहले पार्ट के साथ। ओके, सो ये जो हमारा लेसन है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 1, ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2। सो आज हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के पहले पार्ट के साथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ प्रोसेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसके अंदर कई सारे सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सारे जो सिस्टम रहते हैं वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करते हैं। ओके, एंड कंट्रोल सिस्टम्स, अभी इन तीन के अलावा भी कंट्रोल सिस्टम भी काम करता है। ओके, डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स है जो अपने फंक्शन को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, एकदम इंडिपेंडेंटली, बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। लेकिन उनके बीच में एक चीज कॉमन है कि उनके बीच में एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो तीन सिस्टम्स हैं ये ज़्यादा या कम लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होते हैं। ओके, दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। अब ये सारी चीज़ें चलनी है तो इन सब के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ लगेगी जिसे हम कहते हैं एनर्जी। ओके, एनर्जी बेसिकली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक नीड होती है। एनर्जी के बिना ये सारे सिस्टम जो हमारे लिविंग बॉडी में है वो चल नहीं सकते। ओके, सो ये जो सारी एनर्जी है वो हमें मिलेगी कहाँ? वो सारी चीज़ें हमें कई सारे ऐसे प्रोटीन फैट्स वगैरह से मिलेगी। कई सारी ये एनर्जी हमें कई सारी चीज़ें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फिर उसके अलावा फैट्स हो गए, फैट्स, प्रोटीन्स, ओके, लिपिड्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से जो है हमें एनर्जी मिलती है। ओके, अब यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स है ये बेसिकली एक मेन सोर्स है हमारे एनर्जी की नीड के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एनर्जी के नीड के लिए एक मेन सोर्स है। और ये जो हमारी एनर्जी है इसे माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ये जो चीज़ है, ये जो लिविंग सेल या फिर कोई ऐसा एक सिस्टम है माइटोकॉन्ड्रिया का जो हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है, जिसे हमने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, वो हमारे इस एनर्जी के हार्वेस्टिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स लिपिड्स इन सारी चीज़ों से एनर्जी को निकालता है, यानी कि हार्वेस्ट करता है। ओके, it is not like that any foodstuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. अब ऐसा नहीं है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स लिपिड्स ये सारी चीज़ें मिल गई तो हमारी एनर्जी की जो नीड है वो कंप्लीट हो गई। इन सब के अलावा हमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए रहती है जो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बिना हवा के एक इंसान 3 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। विदाउट ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो है एनर्जी प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ओके,
All these, that is foodstuff and oxygen, are transported up to cell via circulatory system. अब ये जो सारी चीज़ें, जैसे कि जितने भी फूड कंपोनेंट्स और ऑक्सीजन, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हमारे सेल तक पहुंचाता कौन है? वो सारी चीज़ें पहुंचाने का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ओके, सर्कुलेटरी, ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो हमें ये सारी चीज़ें एक सेल तक पहुंचाने के लिए काम में आता है। ओके, बिसाइड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्हें हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम रहता है वो कंट्रोल करता है। ओके, that is each life process contributes in its own way in the process of energy production। इसका मतलब ये रहता है कि जो हर एक लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में है, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपना अपना रोल जो है साझा कर रहा है। यानी कि हर एक जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है, वो अपना रोल अच्छे से निभा रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, human and other animals consume fruits and vegetables. Plants are autotrophs, they prepare their own food। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस या फिर कोई भी ऐसा दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैमल्स, इंसेक्ट वगैरह हो गए, वो बेसिकली अपने जो एनर्जी नीड्स है उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमंस है, वो अपने एनर्जी नीड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि प्लांट्स जो एक तरीके के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनके ऊपर हम ह्यूमंस डिपेंड रहते हैं। ओके, और प्लांट्स एक तरीके के ऑटोट्रॉफ रहते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद सूरज से एनर्जी लेके बनाते हैं। ओके, they utilize some of the food themselves, whereas remaining is stored in various parts like fruits, leaves, stems, roots, etc. अब वो थोड़ा सा खाना अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, और उसके अलावा जो बचा खुचा खाना रहता है, उन्हें वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स के अंदर उनका जो खाना रहता है वो स्टोर रहता है। उसके अलावा लीव्स के अंदर उनका खाना स्टोर रहता है। उसके अलावा रूट्स जो रहते हैं, उनके अंदर उनका खाना जो है स्टोर रहता है, और स्टेम्स के अंदर। ओके, we consume all these various plant materials and obtain different nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, etc. ओके, अब हम प्लांट के इन सारे पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पे जितने भी टाइप के हमें एनर्जी रिक्वायरिंग मटेरियल्स दिखे लिखे हैं मैंने, वो सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से मिल जाती है। ओके, we obtain carbohydrates from milk, fruits, jaggery, sugarcane, vegetables, potatoes, sweet potatoes, sweet meats, and cereals like ये हमारे normal wheat, maize, ragi, etc. We get 4 kilocal energy per gram of carbohydrates। अब जो carbohydrates हैं, वो basically कहाँ से मिलते हैं? अब जो ये कार्बोहाइड्रेट नाम का ये जो चीज़ है, वो हमें सबसे पहले तो दूध से, यानी कि मिल्क से मिल जाता है। उसके अलावा मीट से मिलता है, एग से मिलता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमें इन सारी चीज़ों से मिलता है। ओके, उसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट से 4000 यानी कि 4000 कैलोरीज, यानी कि 4 के कैल एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैल एनर्जी मिलती है। ओके, लेट अस स्टडी द वे बाय विच दिस एनर्जी वाज ऑब्टेन्ड। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो बेसिकली हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी है वो हमें कैसे मिलती है। ओके, सो जो है अगला टॉपिक आ जाता है, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन रहता है वो बेसिकली 2 लेवल्स में होता है। ओके, बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो 2 लेवल्स में होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पहला होता है हमारा बॉडी लेवल, और दूसरा होता है हमारा सेल्यूलर लेवल। ओके, सो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं बेसिकली, जो ये O2 और CO2 रहते हैं, इनका एक्सचेंज होता है हमारे
बॉडी लेवल के रेस्पिरेशन में। ओके। और इसके अलावा जो रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल में रहता है, उसमें जो हमारे फूड स्टफ्स रहते हैं उनका ऑक्सीडाइजेशन होता है। ओके, आसान भाषा में ऑक्सीडाइजेशन। ओके। बॉडी लेवल के जो रेस्पिरेशन होता है उसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और जो सेल्यूलर लेवल का जो रेस्पिरेशन रहता है उसमें जो हमारे फूड स्टफ्स होते हैं, जो हमने अभी पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका ऑक्सीडाइजेशन होता है। ओके, फूड स्टफ्स का ऑक्सीडाइजेशन। ओके, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीडाइजेशन रहता है, इसमें ऑक्सीजन का कोई भी हाथ नहीं रहता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ले जाती है, नहीं ली जाती है। ओके। Carbohydrates of the food that we consume are mainly utilized for production of energy required for daily need. अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, ओके, उनका बेसिकली काम ये रहता है कि वो हमारी उन एनर्जी नीड्स को पूरा करे जो हमें डेली यूज़ के लिए काम आती है, यानी कि डेली जो हमारा चलना कूदना, कोई भी चीज़ को लिफ्ट करना, ओके, उन सब चीज़ों के लिए जो हमें एनर्जी लगती है, उसकी पूर्ति मतलब उसको पूरा करना कार्बोहाइड्रेट्स का काम रहता है। ओके। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एनर्जी रहता है वो बेसिकली हमारे मोस्ट कॉमन एटीपी के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमने पहले स्टैंडर्ड्स में ही पढ़ा है। ओके। For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cells. अब इस प्रोसेस के लिए जो एक फूड स्टफ, जो बहुत कॉमन फूड स्टफ रहता है, बेसिकली ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज ये जो फूड स्टफ है, इसका स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइजेशन होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और यही जो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन रहता है, इसे कहा जाता है cellular respiration or the respiration at cellular level. Okay. Cellular respiration occurs among the living organism by the two methods. अब जो cellular respiration रहता है वो living organism में दो मेथड के जरिए होता है। ओके, दो मेथड के जरिए। और वो है पहला एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, और दूसरा एन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहता है। एक चीज याद रखनी है, एरोबिक, AER, AEOR, हे भगवान क्या स्पेलिंग थी, AEROBIC। ओके, AEROBIC। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जो एन एरोबिक, ओके, जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ओके। In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 step. अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है, इसमें जो हमारा ग्लूकोज रहता है वो 3 स्टेप्स में ऑक्सीडाइज होता है। अब वो 3 स्टेप्स क्या है वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके। ओके, सो ये जो ग्लूकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, ग्लूकोलाइजम ग्लूकोलाइसिस अकॉर्स इन साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे जो ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस है उसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, a molecule of glucose is oxidized step by step in this process. Two molecules that is two molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. अब ये जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब इस प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल हर एक एलिमेंट के जो है तैयार होते हैं। ओके, अब वो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे, एक सेकेंड ना,
प्यूरिविक एसिड, ओके, प्यूरिविक प्यूरिविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर। अब इसमें से जो है, जो प्यूरिविक एसिड है, वो आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम ए यानी कि एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाता है, और NADH2 और CO2 यानी कि NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट अवर ग्लूकोलाइसिस। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एंड सॉरी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, ओके, सो जो है अगला टॉपिक आ जाता है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, सो ये जो एसिड साइकिल है, उसमें जो दो एसिटाइल CoA है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते ही वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। उनके अलावा जो CO2, H2O, NADH2, FADH2, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो उसमें से डिराइव्ड हो, मतलब पाए जाते हैं। ओके, ओके, सो जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इस लेक्चर का वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो है, इसमें कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और FADH2 है, जो हमारे पिछले प्रोसेस में फॉर्म हुए थे, उनमें वो इस प्रोसेस में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और इसकी वजह से जो NADH2 रहता है उसमें से ATP के 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, और जो FADH2 रहता है उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ओके, बिसाइड ATP वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। और इसके अलावा ATP के अलावा इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O भी फॉर्म होता है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर चेन रिएक्शन है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही परफॉर्म होता है। ओके, इसी के साथ जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे एरोबिक, सॉरी AEROBIC एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, और इसी के साथ जो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और H2O भी प्रोड्यूस हो जाते हैं अलोंग विद द एनर्जी। सो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो सेम प्रोसेस है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे परफॉर्म होता है, और इसी के साथ और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अपनी राय और सजेशन जरूर से दे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, एंड बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।